अब तक के पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से पहले हमने जो सोल्यूशन चैप्टर हमको स्टार्ट करना था, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर को हम पार्ट वाइज पार्ट पढ़ेंगे। और पार्ट ए में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म देखी थी कि बाई मास क्या होता है, बाई वॉल्यूम क्या होता है, मोलरिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मास फ्रैक्शन क्या होता है, पीपीएम क्या होता है, पीपीबी क्या होता है। इस तरह के टर्म को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था और उम्मीद करता हूं कि आपको वो मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और कंसंट्रेशन टर्म की आपको अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी। अब आपको कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो आज हम लोग उसी चैप्टर का सोल्यूशन चैप्टर का पार्ट बी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे भैया? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, एक प्योर सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट होता है। उसमें जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं भैया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं, तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या उसके ऑस्मोटिक प्रेशर या वेपर आरएलवीपी में कुछ डिक्रीज या इंक्रीज होता है। क्या होता है वो तो डेफिनेशन में हम लोग देख लेंगे। तो जो हम नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं उसके नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं भैया? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या आ गई? जो आपने सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं, उस सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि वो किस नेचर का है। नेचर से हमारा कोई मतलब नहीं, केवल और केवल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल, केवल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आपने उसमें डाले हैं प्योर सॉल्वेंट में, वही आपका क्या कहलाएगा? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends upon the, देखिए ये लिखा है which depends upon the number of particle of solute। सोल्यूट जो होता है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन which depend upon the number of particle of solute are known as colligative property। वो प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट पार्टिकल या नॉन वोलेटाइल का नेचर कैसा है इससे उसका कोई मतलब नहीं होता, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमको 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी होती है। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग आरएलवीपी लिखेंगे आगे चल के, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड जो आपको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है वो पढ़ना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगली जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है हमको वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और 4 नंबर में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को हमको स्टडी करना है। आरएलवीपी को पढ़ना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर को। कुछ यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट लिखे हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे ओनली वेपर प्रेशर, केवल वेपर प्रेशर, ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है। लेकिन अगर केवल वेपर प्रेशर या केवल बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट की बात की जाए, सिंगल बेस पे बात की जाए, तो ये हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ओनली वेपर प्रेशर या ओनली बॉइलिंग पॉइंट या ओनली फ्रीजिंग पॉइंट आर नॉट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में कॉलीगेटिव क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ओनली आपका वेपर प्रेशर लिखा हो या बॉइलिंग पॉइंट लिखा हो या फ्रीजिंग पॉइंट लिखा हो, ये सब हमारे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आर डिपेंड फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये किस पे डिपेंड करती है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पे डिपेंड करती है, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि वो प्रॉपर्टी जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं उन प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो वही यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आर डिफाइंड फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 0 होता है। नॉन वोलेटाइल का पार्शियल प्रेशर क्या होता है भैया? 0 होता है। और जब भी हम नॉन वोलेटाइल मिलाएंगे तो उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे? ए सोल्यूट मान के चलेंगे। ए सोल्यूट है तो उसका पी नॉट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तीसरी नोट पॉइंट आपको जो याद रखना है,
आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोवाइड गुड रिजल्ट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा उतना ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट उतना अच्छा आएगा या उतना ही हमको बेटर वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं दोबारा पूरा रिपीट कर देता हूं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव में हमको 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग बोलेंगे RLVP। दूसरा आपके पास है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या भैया? दूसरा है हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करेंगे। और चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर नोट पॉइंट लिखे थे, उसमें मैंने आपको बताया कि केवल वेपर प्रेशर या केवल बॉइलिंग पॉइंट या केवल फ्रीजिंग पॉइंट ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। अगला नोट पॉइंट ये लिखा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए गुड रिजल्ट देती है या केवल उन्हीं के लिए डिफाइंड है, और जो उसका पार्शियल प्रेशर होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वो 0 होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए, हमको पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसमें क्या लिखा मैंने? व्हेन वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू द वोलेटाइल सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, become some surface area will be occupied by non volatile particle। देखिए क्या होता है कि आप वोलेटाइल, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट ले लीजिए। क्या ले लीजिए भैया? प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट ले लिया। इसमें बाद उसमें क्या किया? उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया भैया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब पहले तो सॉल्वेंट था, अब उसमें सोल्यूट डाल दिया, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बना दिया? सॉल्यूशन। तो उसने ये बोला कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू इनिशियल या प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक, समझ में आया? RLVP का सिंपल सा मतलब ये है कि हम जब लोग प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, और उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, क्योंकि जो सॉल्यूशन बनता है उसमें कुछ एरिया नॉन वोलेटाइल पार्टिकल कवर कर लेते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो फेज को चेंज करे, तो जैसे लिक्विड डाला, लिक्विड से गैस में चला जाए, प्रेशर बनाए। और नॉन वोलेटाइल जो आपका चेंज ना हो। तो जैसे कि आगे देखिए मैंने यहां पे लिखा है लेट बी, मान लिया बी हमारे पास सोल्यूट है जो कि नॉन वोलेटाइल है, और ए हमारे पास सॉल्वेंट है जो कि वोलेटाइल है। फिर लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जो आपके पास XA है ये आपका मोल फ्रैक्शन है किसका? सॉल्वेंट का। और जो XB है जाई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मान लिया वो क्या भैया? सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। तो XA या जाई ए जो है वो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का, और जो जाई बी लिखा हुआ है ये मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का। और P0 A इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और जो P0 A है वो वेपर प्रेशर है किसका भैया? प्योर सॉल्वेंट का। सिंस सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, और जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में लिखना होता है तो डायग्राम बना के ही लिखना पड़ता है। तो मान लिया एक बीकर में पहले हमने सॉल्वेंट लिया। क्या लिया भैया? सॉल्वेंट। ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो जब इसको हीटअप किया तो इससे वेपर बनी तो इसमें केवल A है। इसमें क्या है भैया? केवल A है। तो यहां से जो हमारा प्रेशर बनेगा वो P0 A बनेगा। क्या बनेगा भैया? P0 A। थोड़ी देर बाद क्या किया? उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट B को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया भैया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट B को ऐड कर दिया। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? B। फिर क्या हुआ? जब हमने ऐड किया तो इसमें क्या होगा? ऐसा कुछ तो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे और कुछ सरफेस पे किसके पार्टिकल आ जाएंगे? सोल्यूट के। पर सोल्यूट के पार्टिकल तो लिक्विड से गैस में जाएंगे नहीं, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। और कौन से पार्टिकल केवल जाएंगे? सोल्यूट के नहीं जाएंगे, सॉल्वेंट के केवल पार्टिकल कहां जाएंगे? वेपर में। तो एरिया कम है क्योंकि कुछ एरिया को सोल्यूट के पार्टिकल ने घेर रखा है। तो एरिया कम है तो यहां से बनने वाली वेपर भी कम होगी। अब वेपर प्रेशर, अब प्रेशर क्या होता है? टोटल
वेपर प्रेशर का सम ही तो आपका वेपर प्रेशर होता है ना। तो यहां से केवल वेपर तो होनी चाहिए पी नॉट ए और पी नॉट बी की, लेकिन पी नॉट बी तो ऊपर आएगा नहीं, केवल प्रेशर किसके कारण आएगा, पी नॉट ए के पार्टिकल का। अब पी नॉट ए के पार्टिकलों का वेपराइज होने का नंबर ऑफ पार्टिकल क्या डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि उनको एरिया कम मिल पा रहा है। इसमें कोई दिक्कत आ रही है, दोबारा समझ लेना। यहाँ पे पूरे पार्टिकल सॉल्वेंट के हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल तुरंत वेपर प्रेशर बनाते हैं और हाई प्रेशर आ गया, और जब हमने इसमें सोल्यूट डाल दिया, क्या डाल दिया भैया, सोल्यूट, तो इसमें कुछ एरिया सोल्यूट के पार्टिकलों ने घेर लिया, यानी कि कुछ रास्ते पे वो लोग खड़े हो गए, और वहां से सोल्यूट तो खुद जाना नहीं चाहता और वहां से सॉल्वेंट को भी नहीं जाने देगा। तो इसका मतलब सॉल्वेंट को जाने के लिए रास्ता कम मिला, अब रास्ता कम मिला तो वेपर कम बनेगी, तो वेपर कम बनेगी तो प्रेशर भी कम होगा, तो यही लिखा पी नॉट ए होगा और पी नॉट बी जो होगा वो 0 होगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, मान लिया कि वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन का वो कितना है, पीएस है, will only be due to the solvent thus according to राउल्स लॉ। और हमको ये पता है कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा, सोल्यूट का तो पार्टिकल ऊपर आ नहीं रहे हैं, तो केवल किस कह रहे हैं, सॉल्वेंट कह रहे हैं, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा वो केवल और केवल किसके किसके कारण होगा भैया, ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट के कारण होगा, ऐसा आप मानते हैं। इसके बाद मैंने आपको राउल्स लॉ के विषय में देखिए बात कर लेते हैं। राउल्स लॉ ने क्या बताया था, राउल्स लॉ ने ये बोला था आपका कि मान लीजिए जो सॉल्यूशन होता है आपके पास, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर पीएस होता है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीएस का मतलब क्या होता है भैया, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर जो भी बोलना है, वो होता है पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है भैया, पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है, जिसमें इसमें पार्टिकल होते हैं। मतलब इसमें सॉल्यूशन में क्या क्या है, ए है और बी है, तो ए का पार्शियल प्रेशर, प्योर ए का पार्शियल प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन, प्लस पी नॉट बी जो कि सॉल्यूशन में है और उसका मोल फ्रैक्शन जाई बी, और क्या भैया, उसका मोल फ्रैक्शन जाई बी के सम के बराबर होगा। ये लॉ आपको मैंने पढ़ा चुका हूं, 11th वालों को पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट में, या फिर इसी लॉ को मैंने पढ़ाया है किस पे, गैसियस स्टेट में, और 12th वालों को भी ये चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं कि जो राउल्स लॉ है, राउल्स ने बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होता है या टोटल प्रेशर होता है, वो उसके कंपोनेंट जो होते हैं उनके पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन प्लस उसका पार्शियल प्रेशर उसका मोल फ्रैक्शन के सम के बराबर होता है। तो इसमें दो ही है, एक ए है, ए क्या है भैया आपका प्योर सॉल्वेंट है, और बी क्या है, प्योर सोल्यूट है। अब हम जानते हैं वी नो डेट बी इज नॉन वोलेटाइल, बी इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो पार्शियल प्रेशर जो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर है कितना होता है, 0 होता है। अगर ये 0 हो गया तो अब जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या ये यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमारे पास आ जाएगा पी नॉट ए प्लस का मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, देख लीजिए ऐसा होगा। या फिर इसी को हम लोग एग्जैक्टली बोल सकते हैं पी ए के बराबर होगा, लगभग पी ए, ठीक है, जब वो मिक्सचर बन गया उसके बराबर होगा। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसी के बराबर आपका क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि जो आपका सोल्यूट के पार्टिकल है वो तो आ नहीं रहे उसमें, ऐसा होगा। अब मोल फ्रैक्शन का फार्मूला, ए का मोल फ्रैक्शन लिखना है, मैंने क्या समझाया मोल फ्रैक्शन का फार्मूला, मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन है तो मान लेते हैं कि सोल्यूट जो ए है, ए के मोल है Na मोल है, और सॉल्यूशन में Na प्लस जो नॉन वोलेटाइल डाले गए उसके Nb मोल डाले गए, तो आपका क्या होगा मोल फ्रैक्शन, जिसका निकालना है उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, ये होगा। तो ये यहाँ पे पुट किया जा सकता है, जब पुट करेंगे तो PS इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, पी नॉट ए Na Na प्लस Nb, देख लीजिए भैया क्या ऐसा आएगा, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आएगा। अगर ऐसा आएगा तो क्या कल के दिन इसको ये लिखा जा सकता है PS डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू Na प्लस का Nb, लिखा जा सकता है ऐसा कि नहीं लिखा जा सकता। और यहां से एक बात ये याद रखना कि जो PA होगा अथवा जो PS होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, वो कम होगा किससे भैया, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। प्योर के लिए P0 लगा देते हैं, प्योर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं भैया, P0 लगाते हैं,
और ये पीए और पीएस का मतलब होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो वो हमेशा कम होगा किससे भैया, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। ऐसा लिख लिया, देख लीजिए ऐसा होगा ना। अगर ऐसा होगा तो क्या कल के दिन हम लोग इसको ये लिख लिया आपने, तो एक फार्मूला ये आपके पास बन के आ गया, पीएस बाई पी नॉट ए इक्वल टू एन ए मोल फ्रैक्शन बाई ये। ठीक है, इसको नोट करिए, थोड़ा जगह करूँ, काफी हो गया। देखिए अभी हमने क्या सीखा कि पीएस डिवाइड बाई पी ए पी नॉट ए इक्वल टू कितना आया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पहला फार्मूला ध्यान से देखते चलिएगा, याद रखना पीएस या पीटी या पीए इन सब का मीनिंग मतलब यही होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पीए का मतलब है सोल्यूट को मिलाने के बाद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। इसके बाद फार्मूला हमारे पास एक ये आया, पीएस इक्वल टू पी नॉट ए इक्वल टू ये लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या लिखा भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। हमें ये पता, मैंने आपको बताया था कि जो कंपोनेंट होता है उसमें मिक्सचर में जितने भी आपके पास कंपोनेंट डाले जाते हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे दो ही चीजें डाली, एक तो ए डाला और एक क्या डाला, बी। तो इसका मोल फ्रैक्शन होगा ए और इसका मोल फ्रैक्शन होगा बी। तो हमें ये पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का सम कितना होना चाहिए, 1। क्योंकि मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि कंपोनेंट के सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, 1। तो यहाँ पे हमने जो मिक्सचर बनाया वो दो लोगों को बनाया, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना, 1 होना चाहिए। तो अगर यहां से हम लोग एक्स ए की वैल्यू निकाल लें तो 1 माइनस ये आएगा। अब इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो पीएस इक्वल टू पी नॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस का एक्स भी लिखा जा सकता है भैया, 1 को इधर ले आते हैं तो पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का जाई बी। क्या ये लिखा जाएगा? अगर ये लिखा जा सकता है तो क्या कल के दिन हम लोग यहां से पी एस माइनस का पी नॉट ए डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू माइनस का मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग इसको माइनस दोनों तरफ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस का पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो सेकंड फार्मूला ये आपके पास आ गया, सेकंड फार्मूला हमारे पास ये आ गया। ठीक, तो एक ये फार्मूला याद रखना और एक ये फार्मूला याद रखना, दो फार्मूले अब तक हमको मिल चुके हैं। ठीक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, यही आरएलवीपी का फार्मूला होता है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ये हो गया। अब यहाँ पे कौन क्या है मैं लिख दे रहा हूं सारी टर्मिनोलॉजी को। Na का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। Nb का मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। जाई ए का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और जाई बी का मतलब है आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। पी नॉट ए का मतलब है पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी ए या फिर पीएस का मतलब है टोटल नहीं लिखते हम लोग, लिखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सारी टर्मिनोलॉजी मैंने लिख दी है, किसका क्या मीनिंग होगा। जिस फार्मूले को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपकी बार आरएलवीपी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, और ये फार्मूला, इन दो फार्मूले को आपको याद रखना है, लिखिए इतना, फिर चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएलवीपी बोलते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं आरएलवीपी इक्वल टू फार्मूला क्या आ गया भैया, पी नॉट ए माइनस का पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यही आपके आरएलवीपी का फार्मूला होता है। ठीक है, नोट करिए इसको। तो देखिए आरएलवीपी का फार्मूला हमारे पास क्या आ गया भैया, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी।
RLBP का मतलब क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला याद रखना आप लोग, P नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई P नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और ये P नॉट ए क्या है, PS क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, ये सब मैंने वहां लिख दिया था, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा, व्हेन द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स इन द सॉल्वेंट देन RLBP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये वही स्टेटमेंट लिख दिया उन्होंने कि जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाते हैं, प्योर सॉल्वेंट पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाते हैं, तो जो RLBP होता है वो इक्वल होता है किसके भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये सोल्यूट को मिलाते समय सॉल्वेंट का टेम्परेचर जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, इज नोन एज अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ। इसी को हम लोग राउट्स लॉ का अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बुलाया कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में कांस्टेंट टेम्परेचर पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं तो उसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल होता है किसके भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के। ओके, इसमें डिटरमाइन ऑफ मोलेक्युलर मोलर मास ऑफ सोल्यूट एक सवाल आता है कि जिसमें हमको मोलर मास को डिटरमाइन करना होता है। किसको डिटरमाइन करना, अगर RLBP डिटरमाइन करना है तो ये फार्मूला लगा देंगे। अगर हमको डिटरमाइनेशन करना है मोलर मास की, सोल्यूट जो मिलाया गया है उसका मोलर मास कितना है, उस सोल्यूट को जो नॉन वोलेटाइल हमने सोल्यूट मिलाया है उसका मोलर मास कितना है, अगर हमको वो करना, तो टू एक्सप्रेस द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन टर्म ऑफ मोलर मास, तो जो RLBP है उसको मोलर मास के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे और वहां से हम लोग निकाल लेंगे। क्या होता है, माना लेट WA and WB are the masses and MA and MB are the molar mass of solvent and solute respectively। तो WA और MA जो है मास है सॉल्वेंट का, और WB और MB जो है मास और आपका मोलर मास है किसका भैया, सोल्यूट का। इसका मान लिया तो वी नो डेट, हम क्या जानते हैं भैया, वी नो डेट हम जानते हैं कि P नॉट ए माइनस का PS डिवाइड बाई P नॉट ए इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब इसके बाद देखिए B का मोल फ्रैक्शन होता है, फिर आपको ये पता है P नॉट माइनस PS इक्वल टू, अरे सॉरी ये PA होगा, P नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ B और डिवाइड बाई मोल ऑफ B प्लस का मोल ऑफ A, दोनों के मोल टोटल मोल का सम। मोल फ्रैक्शन क्या है, B का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, मोल ऑफ B और डिवाइड बाई टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मान लिया कि सोल्यूट के मोल कितने हैं, सोल्यूट के मोल NB है और जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, Na और NB होगा, ऐसा लिखा जाएगा। तो थोड़ा नोट करिए, थोड़ा मैं रब करूं इसको, ठीक। अब अगर ऐसा लिखा जाएगा तो हमें यह पता है कि P नॉट ए माइनस का PS डिवाइड बाई P नॉट ए। अब मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ B क्या होता है, वेट ऑफ B डिवाइड बाई मोलेकुलर मास ऑफ B। मोल ऑफ A क्या होता है, मोल ऑफ A हो जाएगा वेट ऑफ A डिवाइड बाई मोलेकुलर मास ऑफ A प्लस का मोल ऑफ B क्या होगा, मास ऑफ B और क्या होगा, मोलर मास ऑफ B। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा लिखा जाएगा। अगर ऐसा लिखा जाएगा तो अब आगे देखिए, बट फॉर अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर किसके भैया, मोल ऑफ सोल्यूट के। ऐसा होगा कि नहीं होगा, सॉल्वेंट का मतलब A और सोल्यूट का मतलब B। तो क्या हम लोग इसको P नॉट ए माइनस का PS डिवाइड बाई P नॉट ए इक्वल टू WA बाई WB MB और WB बाई MB डिवाइड, अब यहां देखिए एक छोटी सी क्वांटिटी ऐड हो रही, मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। मान लीजिए सॉल्वेंट का मोल आया 1000 और जो सोल्यूट डाला उसके मोल आया 1, तो अगर 1000 में 1 जोड़ेंगे तो कोई अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहां से हम लोग मोल ऑफ सोल्यूट को क्या कर सकते हैं, टेंडिंग टू जीरो करा सकते हैं, ठीक है। टेंडिंग टू जीरो कराएंगे तो नीचे कितना बनेगा, केवल WA बाई MA बनेगा। अब बात है कि ऊपर क्यों नहीं करा, तो ऊपर ऐड नहीं हो रहा, वो एक स्पेशली रखा है, नीचे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग टेंडिंग टू जीरो कर देंगे और इसको टेंडिंग टू जीरो ऊपर वाले को नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक बड़ी क्वांटिटी में ऐड हो रहा है, तो बड़ी क्वांटिटी के कंपैरिजन में इसको क्या है, निग्लेक्टिबल या जीरो माना जा सकता है। तो ऐसा लिख देंगे। अगर ऐसा लिखेंगे तो कल के दिन ये ऊपर जाएगा और ये यहां आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P नॉट ए माइनस का PS डिवाइड बाई P नॉट ए
इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है भैया, डब्ल्यू बी एम ए डिवाइड बाई एम बी डब्ल्यू ए, ये लिखा जाएगा। अब हमको निकालना है मोलेकुलर मास ऑफ सोलूट। सोलूट का मोलेकुलर मास कितना था, एमबी। एमबी की वैल्यू निकालना है तो एमबी को इधर ले आते हैं, तो इधर एमबी आ गया हमारे पास, बाकी चीजें सब उधर ले चलते हैं। तो डब्ल्यू बी एम ए डिवाइड बाई डब्ल्यू ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, पी नॉट ए डिवाइड बाई पी नॉट ए माइनस का पी एस। तो ये फार्मूला डायरेक्ट हो गया मोलेकुलर मास निकालने का, किसके भैया, सोलूट के, नॉन वोलेटाइल सोलूट के मोलेकुलर मास निकालने का, ये आपका फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूले को भी याद कर लेना, आया कैसे और समझ में आ गया। अगर याद कर लोगे ठीक है, नहीं याद करोगे तो निकालना तो सिखाई दिया, वहां से निकाल लिया। अब मैं सारी टर्म लिख देता हूं फिर से, कहा कैसे है। एम ए क्या है भैया, मोलेकुलर मास ऑफ सोलूट, ये नॉन वोलेटाइल सोलूट। और डब्ल्यू बी क्या है, ये क्या है, वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोलूट। इसके बाद डब्ल्यू ए क्या है भैया, अगर बात की जाए डब्ल्यू ए की, तो डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट। और जो हमारे पास एम ए है, एम ए क्या है, मोलेकुलर, बस एक मिनट, मोलेकुलर मास ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट। इसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो कि ए है। इसके बाद पी नॉट एस, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको आरएलवीपी का जितना भी कॉन्सेप्ट है मैंने पूरा समझा दिया कि आरएलवीपी क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, और अगर आपके पास नॉन वोलेटाइल का सोलूट का मोलेकुलर मास पूछे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम करते हैं और इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ेंगे भैया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अभी यहाँ एक ही न्यूमेरिकल इसलिए लिया जा रहा है कि एक बार चारों मुझको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म कर लेने दीजिए। इसके बाद फिर जिस तरह हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी कि पहले सब कंसंट्रेशन टर्म एक न्यूमेरिकल, एक कंसंट्रेशन टर्म एक न्यूमेरिकल, और इसके बाद मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन कराए थे। तो एक बार चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग खत्म कर ले और फिर हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पर, ठीक है। नोट करिए इसको सब। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोलूट एक्साइटेड एट प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोलूट। तो हमको सबसे पहले दिया गया है कि सॉल्यूशन जो है, क्या दिया गया भैया, सॉल्यूशन 2% है। सॉल्यूशन जो है वो कैसा है भैया, 2% नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सोलूट का आपका सॉल्यूशन दिया गया है। मींस, इसकी मींस क्या है, मीनिंग क्या है, 2% का मतलब क्या है, मीनिंग ये है कि 2 ग्राम ऑफ सोलूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें प्रेजेंट है भैया, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो यहां से हम लोग अगर निकालें वेट ऑफ सोलूट, जिसको हम लोग सोलूट को मैंने क्या बोला था, बी बोला था, तो इसको हम डब्ल्यू बी लिख दें ब्रैकेट में, इक्वल टू आ गया 2 ग्राम। अब अगर सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम का है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा भैया, वेट ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम लोगों ने डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट किया था, वो हमारे पास आ जाएगा 98 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे पास कितना 100 ग्राम का है, इतना होगा। फिर हमसे बोला गया है बॉइलिंग पॉइंट इतना दिया है, जब प्रेशर आपका इतने से इतना, मतलब जो दिया गया है वो दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया, 1.004 बार दिया गया है, जिसको हम लोग पीएस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, पीएस। अब हम क्या करते हैं, वी नो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, नहीं सॉरी, इसको ऐसे लिखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर
एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा भैया? एट बॉइलिंग पॉइंट हमको ये पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है उसको पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है 1 atm। कितना होता है भैया? और 1 atm यहाँ पे हमें बार में दिया है, तो 1 atm का मतलब होता है 0.1003 बार, 1.003 बार ये होता है। अब हमसे पूछा क्या भैया? मोलर मास पूछा है। क्या पूछा भैया? मोलर मास पूछा है ना। RLBP का सवाल है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? वी नो डेट, फिर हम जानते हैं वी नो डेट, क्या जानते हैं भैया कि जो वी नो डेट RLVP क्या बोलता है आपके पास? RLVP बोलता है कि ये बराबर होगा किसके साथ भैया? नहीं, वी नो डेट मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट लगा देते हैं, पी नॉट ए माइनस का PS डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू क्या होता है? WP इंटू MA, WA इंटू MB। ये फार्मूला आपको लिखाया था मैंने मास के लिए, यही फार्मूला लिखाया था। अगर ये फार्मूला निकाला था तो WB हमारे पास मोलेकुलर मास होता है नॉन वोलेटाइल का, तो अगर वो नॉन वोलेटाइल का मास होता है तो यहां से हमारे पास फार्मूले में जब हम रखेंगे तो देखिए पी नॉट ए प्योर कितना है? 1.003 माइनस सोल्यूशन का कितना है? सोल्यूशन का कितना है भैया? सोल्यूशन का आपके पास है 1.004 डिवाइड बाई पी नॉट ए प्योर कितना भैया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ओहो पहले सॉल्वेंट का लिखते हैं, सॉरी सॉल्वेंट का कितना बॉइलिंग पॉइंट है? ये पी नॉट ए है भैया, पी नॉट ए, और ये PS होगा, सॉरी क्योंकि उसमें बोला है ना इतना बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट द सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का दिया है तो पहले सॉल्वेंट का रखते हैं, तो यहां रखेंगे 1.004 माइनस का 1.003, 1.004 इक्वल टू WB 2 ग्राम दिया है, MA क्या होता है? सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, वाटर का मोलेकुलर मास होता है 18 डिवाइड बाई WA क्या है? WA का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि दिया है 98 ग्राम इंटू MB क्या होता है? मोलेकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इसको सॉल्व कर लेना, ऊपर कितना बचेगा भैया? 1 डिवाइड बाई 1004 बचेगा नीचे इक्वल टू 3698 MB, तो MB को इधर ले आते हैं, MB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 इंटू 1004 डिवाइड बाई 98, तो जो भी आ जाएगा वही हमारा क्या होगा? मोलेकुलर मास होगा किसका भैया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। ठीक है, या इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के विषय में जानकारी लेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।